पूर्व अधिकारी, नेता, संगठनों के पदाधिकारी और ऐसे कई तत्व और उनमें से जुड़े हुए जो प्रभावशाली भी है, जिनका नाम भी है, जो राजनीतिक रूप से भी बड़ा महत्व रखते हैं। तो और हम सीबीआई की बात कह रहा हूं मैं, चूंकि कानून को बारे में हमेशा ध्यान रखता हूं कि किसी पर भी अपराध का जब मामला हो, चाहे देश का हो, विदेश का हो, कई बड़े बड़े लोगों के लिए हो रहा है, इनकम टैक्स के छापे हो रहे हैं, ईडी के हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एनजीओ हो या अधिकारी हो या ऐसे संगठन हो जो भारत विरोधी गतिविधियां करते हो और खास करके विदेशी फंडिंग से भारत के खिलाफ प्रचार हो, भारत के खिलाफ गतिविधियां हो, तो क्या सीबीआई को कार्रवाई नहीं करना चाहिए? क्या गृह मंत्रालय को कार्रवाई नहीं करना चाहिए? लेकिन जब कार्रवाई होती है तो कई लोग सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, पूर्व अधिकारी, नेता, संगठनों के पदाधिकारी और ऐसे कई तत्व और उनमें से जुड़े हुए जो प्रभावशाली भी है, जिनका नाम भी है, जो राजनीतिक रूप से भी बड़ा महत्व रखते हैं, वो बयान जारी कर देते हैं, अरे बड़ा अत्याचार हो रहा है, ऐसे लोगों पर छापा डाला जा रहा है जो बेगुनाह है। बेगुनाह है तो अदालत से तो मुक्ति मिलेगी, जो हम नेताओं के बारे में कहते हैं। लेकिन यदि पूर्व आईएएस अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, वर्षों तक जिन्होंने आईएएस के रूप में राज किया, प्रदेशों में काम किया, केंद्र में भी कुछ काम किया ही होगा जब केंद्रीय सेवा में रहते हैं, तो ऐसे ही एक चर्चित हैं श्री हर्ष मंदर। उन पर सीबीआई ने पिछले दिनों उनके घर, उनके कार्यालयों पर छापा मारा, क्योंकि शिकायत ऐसा नहीं था, गंभीर थी, मामला साल भर से चल रहा था और यूं तो कई सालों से चलना चाहिए, लेकिन जितना हुआ धीरे धीरे जांच पड़ताल के जो कार्रवाई होती है उसमें एक महत्वपूर्ण जब मामला आता है FCRA, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज का मामला है, उसके जो यदि उसका उल्लंघन हो उस कानून का, तो निश्चित रूप से उनके एनजीओ या उस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है। हम ये नहीं कहते, शुरुआत में ही हम ये स्पष्ट कर दें कि ये मामला अदालत में फैसला होगा। हम तो केवल जो सरकार ने या कहते कि सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की, अदालत में चार्जशीट दाखिल होगी, वो अपने को बेगुनाह साबित करने का जो दावा करते हैं या जो उनके समर्थक करते हैं वो करें। लेकिन असलियत ये है कि वो अकेले नहीं, पूरा एक जाल है और इसलिए जांच के फंदा आगे बढ़ रहा है, ये कहना चाहिए। क्योंकि उसमें इस तरह के आरोप है कि जो उनके पास ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे साबित होता है कि विदेशी फंडिंग किस नाम से हुई और उसका उपयोग कहां हुआ। तो और हम सीबीआई की बात कह रहा हूं मैं, चूंकि कानून को बारे में हमेशा ध्यान रखता हूं कि किसी पर भी अपराध का जब मामला हो, चाहे देश का हो, विदेश का हो, कई बड़े बड़े लोगों के लिए हो रहा है, इनकम टैक्स के छापे हो रहे हैं, ईडी के हो रहे हैं, उसमें भी हमारा यही कहना है कि भाई वो भारत के संविधान में कानून के तहत यदि कोई मामला दर्ज होता है तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, उसको जनता के सामने लाना जरूरी है। तो सीबीआई ने एक बयान जारी करके कहा है कि हर्ष मंदर के दफ्तर और घर दिल्ली में 2 स्थानों पर तलाशी ली गई और इसमें FCRA के विभिन्न प्रावधानों के जो उल्लंघन के आरोप है उससे संबंधित एक जो शिकायत आई थी उसमें जो उनकी संस्था है सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज CES के खिलाफ जो FIR दर्ज की, उस पर सारी छानबीन हुई जब उनके घर से ऐसे कुछ कागज मिले। और इसी संस्था सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, अमन बिरादरी ट्रस्ट और ऑक्सफैम इंडिया और एक्शन एड एसोसिएशन कहिए या एक्शन एड कहिए के खिलाफ गृह मंत्रालय की एक शिकायत पर यह प्रारंभिक जांच शुरू हुई थी 13 अप्रैल को पिछले साल। तो देखिए, महीनों तो लगते हैं, जब कोई विदेश से फंड आया, बैंक में अकाउंट आया, फिर कहां गया, फिर उसको देखा जाए। और ये सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की स्थापना और रजिस्ट्रेशन एक ट्रस्ट के रूप में हुई थी और जिसके अध्यक्ष हर्ष मंदर हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे और 2002 में बड़ा क्रांतिकारी अपना कदम उठाते हुए
वो मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के, इसलिए मैं कह सकता हूँ, मेरा कभी उनसे मुलाकात हुई है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में यहीं कहीं वैसे किसी कार्यक्रम में। लेकिन देखा जाए तो दिखने में अपने आप में कि भाई बहुत ही अनुभवी हैं, बड़े ही संवेदनशील हैं। घटना गुजरात की हो, दंगे वहां कोई घटना है, लेकिन उस बहाने से उन्होंने, चूंकि वो अपने उसके पहले से ही, आश्चर्य की बात यह है कि सरकार में रहते हुए आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, लेकिन वो ऑक्सफैम और एक्शन एड ऐसी संस्थाओं से तब भी जुड़े हुए थे। एक्शन एड के तो डायरेक्टर भी बने हुए थे और लोगों को उसमें विदेशी फंडिंग का कैसे क्या इंतजाम होता है उसके बारे में, चूंकि प्रशासनिक अधिकारी है जैसे अरविंद केजरीवाल इनकम जज बने हैं, लेकिन ये तो उससे भी सीनियर पद पर रहे। इसलिए सीबीआई ने भी कहा है कि एनजीओ ने एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 2021 और 2021 के दौरान अपने खातों से किसी को वेतन देना है, किसी को कुछ पारिश्रमिक देना है, या मजदूरी आप कह लीजिए, लेबर कहते हैं जिसको, उसमें करीब 32,71,000 रुपया लोगों को बांटा, निजी लोगों को, देखिए किसी संस्था को दिया। और एनजीओ ने एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए फर्मों के माध्यम से अपने इसी एफसीआर खाते से 10 लाख रुपए की राशि भी निकाली। देखिए, कहने को तो आप कह देंगे करोड़ों के जब मामले होते हैं तो इसमें तो ये क्या है, ये तो बेचारे जो है कुछ लाख का ही मामला है, लेकिन कानून तो कानून का काम करता है। और इसमें जो जांच है और प्राथमिकी में जो आरोप लगाया गया है कि सीईएस ने अपने अध्यक्ष हर्ष मंदर के माध्यम से एफसीआर खाते से धन को डायवर्ट किया, और फिर इसीलिए 14 जून को सीएसी के एफसीआर प्रमाणन को 6 महीने के लिए गृह मंत्रालय ने निलंबित कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था कि आप यदि दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसा हमने कहा, जब पता चला 2023 में, तो पहले तो गृह मंत्रालय कार्रवाई करेगा कि भाई अभी उनकी परमिशन लेकर के तो आप कहीं से ले नहीं सकते हैं, और इसीलिए गृह मंत्रालय ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अब ये भी सही है कि हर्षवर्धन डिक्लेयर रूप से वामपंथी, लेफ्टिस्ट, अब आप उसको कहें चाइना समर्थित हैं कि वो पहले कैसे अमेरिका चाइना वाला जो पहला केस है, जो एक और कहना चाहिए कि वेबसाइट के नाम पर और दूसरे ढंग से न्यूज क्लिक के बहाने से जो 30-40 करोड़ रुपए आया, वो हम आप चर्चा कर चुके हैं पहले भी, और वो आदमी आज भी पुरकायस था, वो जेल में ही है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। उसका साथी भी एक तरह से मुखबिर बन चुका है, वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है। बहरहाल अभी इस समय हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन की। तो उन्होंने 2020 में भी अपनी गतिविधियां, वैसे तो वो कर ही रहे थे, 2002 से कुछ न कुछ अपना काम करने लगे, और उसके बाद उन्होंने कोशिश की, और इसी एफसीआरए के मामले में इनके जब जांच की गई है और उसमें कहा गया है कि अमन बिरादरी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आप चाहे वो सोरेन का केस देख रहे हैं, हेमंत सोरेन का, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लेकिन उससे गंभीर मामले ये सब ऐसे हैं जहां विदेशी फंडिंग आई। सोरेन का तो आपका यहाँ जमीन का घोटाला है, या किसी जिस तरह से लालू यादव का है तो सरकारी भारत का पैसा, भारत की जमीन। यहां तो विदेशी पैसा आने से ज्यादा चिंता की बात होती है, क्योंकि भारत में गड़बड़ी फैलाने के आरोप आज से नहीं, इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक ये सरकारें जो रही हैं, उनमें जो जांच एजेंसियां वो कहती है भारत विरोधी गतिविधि किसी पश्चिमी देश से आए, चाहे कहीं से आए, पाकिस्तान से आए, चीन से आए, तो उस पर तो नजर रखना पड़ती है। और इसीलिए कानून बनाया गया है कि वो गृह मंत्रालय से परमिशन लेकर कोई संस्था, कोई ट्रस्ट, कोई एनजीओ, कोई पत्रकार यदि करता है। अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि ये कहने को अमन बिरादरी एक जमीनी स्तर का आंदोलन है और एक धर्मनिरपेक्ष, शांतिपूर्ण, न्याय और ऐसी दुनिया जो बड़ी ही ईमानदार, भले लोगों की हो, दयालु लोगों की हो, उसके लिए काम करते हैं। और इस वेबसाइट जो इन्होंने अपनी, जो इनकी वेबसाइट है, उसमें यह भी जिक्र किया गया है कि यह गांव और जिला स्तर पर काम करती है, दूसरे लोगों को बड़ा ही मदद करने का काम करती है। सवाल यह है कि एफसीआई में कैसे फंसे? जो पैसा आपको एनजीओ के नाम से मिला, उसे आपने कहां खर्च किया? दूसरी तरफ इस तरह के पैसे से, या किसी विदेशी अखबारों में कॉलम, हम पत्रकार हैं इसलिए मैं कह सकता हूं, पत्रकार के नाते यदि कोई पैसा ऐसा मिलता है तो आप वो ट्रस्ट के नाम से फिर आप उसको नहीं ले सकते हैं। आप यदि कॉलम लिख रहे हैं, आप कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ पब्लिकेशन का काम कर रहे हैं, तो ये जो काम है
हर्षवर्धन वो काम भी करते रहे, एक तरफ वो अपना ये काम करते थे और उसके साथ साथ दूसरे ढंग से दूसरे उस पैसे को, उसका उपयोग किसको बांटा गया, यही जांच का विषय है। जैसा हमने बताया, जो चीन से पैसा आया उससे संबंधित जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें तो ऐसे नाम भी है जो एक्शन एड में भी काम कर चुकी या कर चुका है। ऐसे लोग भी हैं, उनके 3 लोगों 4 लोगों के नाम है। वो भारत विरोधी, उनका अभियान ही यही है कि कैसे अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म इस तरह की संस्था बना करके जो 4 लोग काम कर रहे थे, वो उनका नाम भी उस एफआईआर में है। अभी गिरफ्तारी नहीं, पूछताछ तो चल रही होगी। ऐसे कई लोगों से पूछताछ, इसमें भी 30-40 लोगों से बने पिछले 1 साल से जो कार्रवाई चल रही है उस पर जांच पड़ताल में 30-40 लोगों से पूछताछ की गई है। उन घेरे में भी है, और जो खास जिनका नाम एफआईआर में 4 लोगों का है, यदि पुरकायस्थ के साथ या हर्षवर्धन के साथ जब और नाम सामने आएंगे तो वो नाम एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए, ये फंडिंग इनके नाम पर है। सीएसी जो कह रहे हैं कि साहब हम तो बड़ा ही धर्मार्थ का काम कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये हर्षवर्धन साहब जो आईएएस रहे हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, वे राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, उससे भी जुड़े रहे थे। और उनका भी ऐसे जो संगठन है उनका भी एफसीआर रद्द हो चुका है। तो अब इनको लगता है भाई दूसरे ढंग से हम कहीं से कुछ पैसा आ जाए और फिर भारत में ऐसी गतिविधियां चलाएं जो कहने को प्रगतिशील हो। और मेरा ऐसा मानना है, और जो मैं चूंकि वर्षों से देखता रहा हूं, चाहे वो मीडिया का आदमी हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे आर्मी का हो, यदि उन्हें जासूस या विदेशी तत्व, विदेशी संगठन, विदेशी जांच एजेंसियां या भारत विरोधी गतिविधि चलाने वाले ऐसे संगठन, इवन कारपोरेट की लड़ाई होती है, दूसरी भारत की कंपनियों को नुकसान पहुंचाया जाए, विदेशी कंपनियों से व्यापार ज्यादा हो, उनका लाभ मिले, इन सब गतिविधियों के लिए ही इस तरह के काम किए जाते हैं। और लेकिन इसलिए कि इनके लिए हाहाकार क्यों मचा है हर्षवर्धन के लिए, क्योंकि भाई उनका तो बड़ा संबंध रहा था यूपीए सरकार में, जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद थी सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली, वो उसके सदस्य थे। इसलिए जो वो कथित सामाजिक कार्यकर्ता है ना, साधु के वेश में रावण भी आया था। तो वेश कोई भी हो, सामाजिक कार्यकर्ता है और आप फंडिंग लीजिए, उसका दुरुपयोग करिए, और आप खुद दया है लेकिन आप यदि उसे बांटते हैं, साधु के वेश में रह के आप स्मगलिंग का कोई सामान बांट रहे हैं, तो आप साधु तो नहीं माने जाएंगे। जो है ठीक है, जो पकड़ा कोई दूसरा जाए, चाहे गिरफ्तार हो, उस पर कर। लेकिन वो जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करके कहाँ बम लगाना है, कहाँ नक्सलियों को, चूंकि यही संगठन, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, आरोप ये है कि वो माओवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, वो नक्सली गतिविधियां करते हैं। कहीं कहीं जाकर के कोई छत्तीसगढ़ में है, कोई झारखंड में है, कोई आंध्र तेलंगाना में है, कोई बंगाल में है, कोई हिमाचल में घुस जाता है, कोई पंजाब में उनके साथ जुड़ जाता है, जम्मू कश्मीर में जुड़ जाता है, वहां को ठिकाना गुप्त ठिकाने बना लेते हैं। एक पूरा जाल है जो गड्ढबड है। आपका एक संस्था किसी ने बना रखी है, एक संस्था किसी ने मीडिया हाउस के नाम पर, चीन से फंडिंग अमेरिका के थ्रू आई, वहां भी ऐसा नहीं है। ये सब जो है, और इनमें से ऐसी संस्थाएं भी हैं जिसमें हर्षवर्धन जुड़े हैं, जिनके लिए जो आरोप हैं, वो जिन संस्था जुड़े उन पर बैन भी सरकार कर चुकी है, प्रतिबंधित हो चुका है। आप फंडिंग लेने की बात करते, पहले लेते रहे धंधा, जब आप पावर में हैं, आपकी सरकार है, आप उसकी सलाहकार परिषद सदस्य हैं, तो आप कुछ भी करें। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन आप किसी नाम पर कराएं, उसका फंडिंग किस किस पैसे को दिया गया, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, वो नक्सली इलाके में गया, माओवादी के हाथ में गया, पाकिस्तानी एजेंट्स जो यहाँ भारत में सक्रिय होते हैं और जो चाहे देश विदेश में भी जाकर नौकरी, दूतावास में घुस जाता है, कल के साथ भी पकड़ा गया। तो ये जो जाल है, इनके बीच में एक ऐसा अपने आप को, जिसको लोग कह रहे हैं देवता है, महान है, साधु के वेश में है, इसको तो कुछ चाहिए नहीं, वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, अदालत ही फैसला करेगी। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन मामला दर्ज हो चुका है और ये मामला बहुत संगीन है। हम जानते हैं कि कई मामले 10-10 साल चलने के बाद लोगों को सजा होती है। कोर्ट, निचली अदालत से तारीख पर तारीख ले लीजिए, फिर कुछ जमानत ले लीजिए, कभी कभी हिरासत में होंगे तो जमानत ले लें। लेकिन ऐसे सारे संदिग्ध व्यक्ति जो चीन या पश्चिमी देशों से या पाकिस्तान से फायदा उठा करके फंडिंग से, वो ट्रस्ट हो, एनजीओ हो, मीडिया हाउस हो, ऐसे जो काम करते हैं, और उनमें खास करके जो अनुभवी लोग हैं, उनका खेल सबसे आसान होता है, उनके संपर्क होते हैं। वो यदि आप सोचिए, कई वर्षों तक आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईएएस रहने पर
आपके आईपीएस भी आपके कलीग रहे, जो पुलिस के अधिकारी हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी है, जो आपके मातहत कभी आईएएस में आप रहे तो उनके आपके अंडर में काम किया हो। ऐसे सब लोगों के जाल में किस किस को उन्होंने फंसा। किसी पत्रकार के वेश में कोई है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई लड़का है, क्या है, फ्रीलांसर है, आप उस नाम पर खुद भी आप लिख करके भारत विरोधी प्रचार में, यहां तक कि जिस तरह के जो आरोप आए हैं उसमें तो ये तक कहा गया है कि कई बार ऐसे जो शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन हुए थे, सीए विरोधी प्रदर्शन हुआ, कुख्यात कट्टरपंथी शर्जील इमाम जिसका मास्टरमाइंड था, उनकी कार्रवाई मोहब्बत ने लोगों से कुख्यात शाहीन बाग का विरोध प्रदर्शन करने में शामिल होने की अपील भी की थी। उन्होंने तो कई ऐसे ऐसे लोगों की मदद किया जिन पर गंभीर आतंकवादी होने के आरोप थे। उनके समर्थन में वो बयान देते रहे हैं, पत्र जारी करते रहे हैं और बाकायदा कहें कि भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, आरोप तो ये है कि हिंदू विरोधी सांप्रदायिक हिंसा विधेयक का मसौदा जिन्होंने तैयार किया, ऐसे काम में भी जो हर्षवर्धन शामिल रहे। इसलिए जब सब सारा मामला सामने आता है कि भाई इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, आप कानून का पालन करते हुए यदि कोई संस्था चलाते हैं, यदि आपके खिलाफ कोई दस्तावेज नहीं मिलता है, तब तो निरपराध माने जाएंगे। लेकिन भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, न्याय से ऊपर नहीं है। भारत सरकार का नहीं, भारत देश में संविधान का, कानून का, न्याय का पालन करना अनिवार्य है। चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, पत्रकार हो, कोई किसी पद पर हो, किसी व्यापारी हो, उन सब पर भी अंकुश की बात न्यायालय भी कहता है और सरकार कहती है और हम जैसे पत्रकार भी यही मानते हैं, जिस पर हम वर्षों से लिखते और बोलते रहे हैं। एक्सरसाइज में हम यही विराम देते हैं। आप एक्सरसाइज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने और मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स को भेजें और अधिकाधिक सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इस तरह की बातें आपको मीडिया में भी ज्यादा दिखाई देती है। क्योंकि जो लोग बहुत इस तरह के अपने आप की छवि बना के रखते हैं, उन पर मीडिया भी थोड़ा चुप रहता है या दबी जबान से कहीं कहीं कुछ आता है, कुछ जगह जाता है, कहीं दूर दराज छप जाता है और फिर लोगों की निगाह में नहीं आता। इसलिए हम ऐसे तथ्यों की बात भी आपके सामने रखते हैं। एक्सरसाइज को याद रखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।